नमस्कार मित्रों, मैं नरेंद्र सेठी। मित्रों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसने एक रिसर्च किया था जिसके अनुसार भारत में 30 लाख से ज्यादा लोगों को जो कि सिलिका डस्ट के संपर्क में रहते हैं उनको सिलिकोसिस होने की संभावना बहुत ज्यादा है। वैसे ही करीब 85 लाख लोग जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उनको क्वार्ज डस्ट के कारण सिलिकोसिस होने की संभावना है। इस प्रकार की संभावनाएं भारत में अनेक राज्यों में है, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, पौंडीचेरी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। इन सभी जगहों में इस प्रकार के कार्य होते हैं जहाँ की सिलिका और क्वार्ट्ज के डस्ट के संपर्क में वर्कर्स आते हैं और सिलिकोसिस होने की संभावना बनी रहती है। अब ये जो कितने लोगों को हो सकता है किसी एक फैक्ट्री में, तो ये निर्भर करता है कि कितना एक्सपोजर हो रहा है। बहुत कम, जैसे कि 3.5% का जो एक्सपोजर होता है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में इतने ही लोगों को होने की संभावना है। और उससे ज़्यादा अगर हम देखते हैं कि 54.6% लोग जो कि स्लेट पेंसिल इंडस्ट्री में है वो इस रोग से ग्रसित हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि कितना अधिक डस्ट प्रोन एरिया में काम करने वाले लोग इस खतरनाक बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सिलिकोसिस के बारे में इतनी चर्चा हो रही है क्या ऐसा भयानक फोटो देख करके परेशान नहीं होंगे। ये एक फेफड़े का चित्र है। फेफड़े में बहुत ज़्यादा जो अपने लंग्स होते हैं, फेफड़ा जिसको कहते हैं हिंदी में, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे जो कि सामान्य तौर पे फेफड़े को कार्य करना चाहिए वो वैसा नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की बीमारी होती है ये सिलिकोसिस। अब ये सिलिकोसिस होता ही क्यों है, उसका कारण क्या है? तो सिलिका के छोटे छोटे टुकड़े श्वास के साथ अंदर चले जाते हैं और लंग्स में जा करके डिपॉजिट हो जाते हैं। सिलिका मतलब कि SiO2 या सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी जिसको हम कहते हैं, वो इसका मेन कारण बनता है। अब ये किस प्रकार से सिलिका अंदर जाता है? भाई, जो सिलिका जो है वो रेत, क्वार्ट्ज और जो भी जितने भी चट्टान है उन सभी में पाए जाने वाला एक सामान्य खनिज है। और खास करके जो निर्माण में लगे हैं, खनन कार्यों में लगे हैं, माइनिंग में लगे हैं, ऐसे कार्य जिसमें कि बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है, छोटे छोटे कण हवा में तैरते रहते हैं चट्टान के, सिलिका के, तो वो हमारे श्वास के साथ अंदर जा सकते हैं और हमारे फेफड़ों में डिपॉजिट हो जाते हैं। यही कारण बनता है इस रोग का। अब हम देखते हैं कि अगर सिलिकोसिस मान लो हो गया, फेफड़ों में चला गया, श्वास के साथ जमा हो गया, तो समस्या क्या आती है, ऐसा क्या प्रॉब्लम कर देता है? तो सबसे पहला तो जैसे ही फेफड़ों में जा करके ये सिलिका अपना जगह ले लेता है तो फिर वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रवाह अवरुद्ध होने लगता है, जिसकी वजह से जो भी व्यक्ति सिलिकोसिस से ग्रसित है उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। अब हम और देखते हैं क्या क्या लक्षण उभरते हैं। सबसे पहला जो समस्या आती है वो श्वास लेने में कठिनाई होने लगती है। श्वास की अत्यधिक कमी होने लगती है। जैसे हम सांस अधिक ले पा रहे हैं तो उसमें बड़ी मुश्किल से हम सांस को खींच पाएंगे। घुटन जैसे हो रहा, गला कोई दबा देता है, श्वास ऑक्सीजन नहीं मिलने से जो दम घुटने जैसी स्थिति बन जाती है। और खांसी काफ़ी मात्रा में आता है, थूक के साथ खांसी, खून के साथ खांसी, और श्वास लेते समय भी एक आवाज़ सी आने लगती है, हाँफने लगता है व्यक्ति, त्वचा ठंडी रूखी सी हो जाती है और बेचैनी महसूस होने लगती है। तो इतनी सारी तकलीफें आने लगती है और ये प्राण घातक भी हो जाता है। अब ये इतना खतरनाक बीमारी है जो कि वर्कर्स को, श्रमिकों को हो जाता है, तो फिर उसके लिए सरकार की तरफ से बहुत से कानूनी उपाय भी किए गए हैं जिससे कि वर्कर्स को इस प्रकार के रोगों से बचाया जा सके। सबसे पहला है कि भारतीय कारखाना अधिनियम 1948 के धारा 87 के तहत जो छत्तीसगढ़ कारखाना अधिनियम 1962 जो बना हुआ है उसके नियम 107 में एक शेड्यूल 17 दिया हुआ है, उसमें संशोधन किया गया है और छत्तीसगढ़ सरकार उसमें कुछ परिवर्तन लाया है। अब देखते हैं वो क्या परिवर्तन है। सबसे पहले तो है कि शेड्यूल 17 में जितने भी सिलिकोसिस प्रोन इंडस्ट्रीज है उनका लिस्टिंग किया गया है। मतलब ऐसे काम जिसमें कि पत्थर का प्रयोग हो रहा है, जिसमें कि हाथों से पत्थर को तोड़ना पड़ रहा है और उससे एक्सपोजर आ रहा है, जैसे कि स्टोन क्रशर है जहाँ पर चट्टानों को तोड़ा जाता है और जिस सिलिकोसिस होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। वैसे जेम एंड ज्वेलरी के जो इंडस्ट्रीज हैं, स्लेट पेंसिल जहाँ निर्माण होता है, सुलेमानी पत्थर या रंग बिरंगे पत्थर जिनको बोलते हैं, वहाँ पे जो घिसाई इत्यादि का काम होता है, उसको सजाने का काम होता है। सीमेंट उद्योग है जिसमें भी पत्थर के चूरे का प्रयोग किया जाता है।
बर्तन निर्माण है जहाँ पे भी सिलिकोसिस की डर बना रहता है, कांच इंडस्ट्रीज है वहाँ पे भी सिलिकोसिस का खतरा बना हुआ है। तो इस प्रकार से उसको लिस्टेड कर दिया गया है कि इन इंडस्ट्रीज में जो कि सिलिकोसिस प्रोन इंडस्ट्रीज हैं उसको अलग से पहचान दे दिया गया शेड्यूल 17 में। अब इनके लिए क्या नियम बनाया गया है, जो इस प्रकार के जो भी उद्योग है या इंडस्ट्रीज हैं उनको तभी अनुमति दी जाएगी या परमिट दिया जाएगा या लाइसेंस दिया जाएगा जबकि वो सिलिकोसिस को रोकने के लिए कुछ उपाय करती है। अब वो उपाय क्या करना है ये भी छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है कि इनमें से आप कोई भी उपाय करिए और अपने वर्कर्स को सिलिकोसिस मुक्त बनाइए। तो वो क्या क्या उपाय है उसको हम देखते हैं। तो ये 3 प्रकार के उपाय के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसको हम अभियांत्रिकी उपाय या इंजीनियरिंग कंट्रोल कहते हैं, दूसरा होता है मेडिकल कंट्रोल है और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इस प्रकार से 3 प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है। ये तीनों बहुत जरूरी है। अब एक एक करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि अभियांत्रिकी नियंत्रण या इंजीनियरिंग कंट्रोल, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें उपकरण के बारे में कुछ काम किया जाएगा या संयंत्र के बारे में कुछ काम किया जाएगा या सिस्टम कुछ नया बनाया जाएगा, सुधारा जाएगा, नया डिजाइन लाया जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो इंजीनियरिंग कंट्रोल में की जाती है। अब क्या क्या किया जा सकता है उसको हम देखें। इसमें एक मेथड लाया गया है, वो होता है वेट मेथड या गीला करने की विधि। क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि घरों में या गांव में भी होता है कि धूल बहुत उड़ता है, तो क्या करते हैं हम उस जगह को गीला कर देते हैं या पानी छिड़क देते हैं, उससे कि डस्ट बैठ जाता है। तो वही है गीला विधि। पानी के इस्तेमाल के द्वारा हवा में जो उपस्थित डस्ट के कण होते हैं, सिलिका के कण होते हैं, उनको दबा दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है। उसी को हम कहते हैं गीली विधि। इसी में अगला एक और है, जैसे कंक्रीट या इस प्रकार के जो पक्का निर्माण है उसमें छेद करना है, कटिंग करना है। तो उस समय भी अगर सूखे सूखे में ही छेद किया जाए, कटिंग किया जाए, तो बहुत ज्यादा डस्ट उड़ता है। सिलिका के पदार्थ, सिलिका के कण उड़ते हैं। अगर उसी को जहाँ पे कटिंग हो रहा है या घिसाई हो रही है वहीं पर अगर पानी के धार दे दिया जाए तो वो डस्ट नहीं उड़ पाता, वहीं पर दब जाता है। तो इसको कहते हैं वेट विधि या वेट मेथड या गीला करने की विधि। अगला एक और विधि है बताया गया है जो इंजीनियरिंग कंट्रोल में, वो है वेंटिलेशन के द्वारा, यानी कि हवा का आवागमन। इसमें सबसे पहला जो टेक्निक बताया गया वो होता है लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। अब ये लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन मतलब क्या? लोकल जैसे कि समझ में आ रहा है, स्थानीय। एग्जॉस्ट मतलब कि वहां पे जो भी गंदगी निकले उसको खींच लेना, बाहर कर देना। और वेंटिलेशन मतलब हवा का प्रवाह, मतलब जहां पे भी डस्ट पैदा हो रहा है उसी जगह पे उसके डस्ट वाली जो हवा उसको खींच लेना। ये होता है लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। उसके लिए इस प्रकार से हुड बनाए जाते हैं, कुछ सकिंग का कुछ जरिया बनाया जाता है जो कि वहाँ के जो डस्ट पैदा हो रहा है उसको तुरंत खींच लेता है और बाहर ले जाता है। जैसे कि हम किचन में भी देखते हैं आजकल जो चिमनी लगी होती है वो धुआं को बाहर फैलने नहीं देता। जो किचन में काम कर रहा है उनको धुआं नहीं लग पाता। जैसे ही धुआं निकलता है, चाहे वो तेल का धुआं हो या आग से निकलने वाला धुआं हो, वो तुरंत चिमनी में ही सक होकर के ऊपर चले जाता है। वही होता है लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। वेंटिलेशन का एक और प्रकार है जिसको बोलते हैं डाइल्यूशन वेंटिलेशन। डाइल्यूशन मतलब क्या है? उसको फीका कर देना। जैसे कि कोई करेले का जूस अगर किसी कटोरी में है उसको कोई पी नहीं पाएगा, लेकिन अगर उसमें पानी मिला दिया जाए, उसको डाइल्यूट कर दिया जाए, तो शायद ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पी पाएंगे। तो वैसा ही होता है डाइल्यूशन मेथड। हवा में सिलिका के पदार्थ हैं, सिलिका के कण हैं और वो खतरनाक स्तर से ज्यादा है, तो उसमें हवा का प्रवाह अगर बढ़ा दिया जाए तो उसका कंसंट्रेशन, सिलिका का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और वो खतरनाक रेंज से दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी ये वेंटिलेशन का प्रयोग किया जा सकता है। अगला होता है हेपा फिल्टर के द्वारा वेंटिलेशन, यानी कि डस्ट कलेक्टर का इस्तेमाल करना। जहाँ पे अगर हवा में बहुत ज़्यादा डस्ट है तो फिर बीच में ऐसा फिल्टर रख दिया जाए कि वो जो हवा है वो जब उस फिल्टर से पास होता है तो डस्ट, सिलिका वाले जो डस्ट है वो वहीं पर रुक जाए और आगे शुद्ध हवा चला जाए। तो इस प्रकार से कार्य क्षेत्र से
डस्ट को हटाया जा सकता है। हवा एक जगह से खींचा जाएगा और फिल्टर से छना हुआ हवा फिर से कमरे में वापस आ जाएगा। इस प्रकार से हम HEPA फिल्टर डस्ट कलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने वर्कर्स को एक्सपोजर से बचा सकते हैं। अब इन सब के लिए क्या जरूरी है? वेंटिलेशन, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि हवा का प्रवाह बहुत अच्छे से होना चाहिए। खराब हवा है वो तुरंत बाहर निकले और फ्रेश हवा लगातार अंदर आती रहे। अगर ये व्यवस्था भी रख लेते हैं तो भी इस प्रकार के डस्ट के प्रभाव से वर्कर्स को बचाया जा सकता है। अब अगली विधि है इंजीनियरिंग कंट्रोल की, वो है आइसोलेशन। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, आइसोलेट कर देना मतलब अलग थलग कर देना। जहाँ पे भी डस्ट पैदा हो रहा है उस जगह को अलग थलग कर दे, बिल्कुल ढक दे, कवर कर दे। जैसे कि टेंट जैसा दिख रहा है, टेंट के अंदर अब हम कुछ आग जलाते हैं, छोटा मोटा धुआं निकलेगा और टेंट को अगर चारों तरफ से बंद कर दिया जाए तो धुआं बाहर नहीं आएगा। तो वैसे ही सैंड ब्लास्टिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें सैंड का इस्तेमाल करके मेटल्स को चमकाया जाता है, स्ट्रेस रिलीविंग की जाती है। तो सैंड इतने ज्यादा प्रेशर से मेटल में मारा जाता है और वो तेजी से चारों ओर फैलता है और जो भी व्यक्ति आसपास है उसको दुष्प्रभावित कर सकता है, उसके श्वास के साथ अंदर जा सकता है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाता है। तो ऐसे जो जगह है उनको फुल्ली कवर्ड कर दिया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति उस डस्ट के कांटेक्ट में न आ पाए। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसको हम कह सकते हैं आइसोलेशन। इसी में एक और हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसी मशीनें होती हैं जिसको ऑपरेटर चला रहे हैं और उस मशीन के चलने से बहुत ज्यादा डस्ट वहां पर पैदा हो रहा है, जैसे कि स्टोन क्रशर इत्यादि में। तो फिर जो ऑपरेटर है जो उस डस्टी वातावरण में अगर रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा, सिलिकोसिस का से दुष्प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए, चाहे वो वाहन में है तो उसका अच्छा से केबिन कंप्लीटली बंद होना चाहिए, और अगर वो कोई मशीन संचालन कर रहा है